जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे आदरणीय वेल लर्नेड, बहुत ही जबरदस्त लेवल पर रिसर्च करने के लिए हमारे गिरधर मामिदी सर मौजूद हैं, जो एक बार अगर मतलब अपने नॉलेज को बखारना शुरू करें तो एक अलग ही लेवल जाता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने हमें टाइम दिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते हरिमोहन जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हम सर साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फोटो जो मैंने आज अपनी डीपी पर भी लगाई, वो हमारे के अन्नामलाई साहब, जिनके बारे में, प्रोफाइल के बारे में और सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हो रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से आईआईटी किया, फिर आईआईएम किया, फिर आईपीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए, फिर उसके बाद वो लोगों के सिंघम ऑफ द साउथ बने। आज के दिन वो बीजेपी के अंदर एंटर करते हैं, 2020 में एंटर करते हैं, 21 में अध्यक्ष बन जाते हैं और उसके बाद बीजेपी को लोकसभा में 11% वोट्स दिलवाने में कामयाब होते हैं। जो क्राउड उनके और उसके बाद मोदी जी की रैली में दिखाई दे रहा है, वो देखने लायक है कि हाँ, अच्छा खासा लेवल है। उससे पहले हम अगर देख रहे थे तो अभी उनकी जो वीडियो जो वायरल हुई, फोटो वायरल हुई, उसमें वो जो उदयनिधि स्टालिन है, उनकी सरकार के अगेंस्ट उन्होंने जो जिस तरीके से एक लड़की के रेप केस को हैंडल किया, उसके अगेंस्ट मुरुगन स्वामी के मंदिरों के अंदर की एक पूरी परिक्रमा करेंगे, जूते त्याग दिए हैं। सबसे ज्यादा जो जिसने दिल को हिला के रख दिया, अपने आप को हंटर मारना, कोड़े मारना और घर के बाहर खड़े हो गए नंगे बदन कोड़े मारना। सर, ऐसा लगा जैसे कोई है जो हिंदुत्व के लिए इस एक्सटेंट तक जा रहा है, और चाहे वो लड़ने के नाम पर है, चाहे क्लेम करने के नाम पर, रिक्लेमिंग हिंदुत्व। भले ही उसमें उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन मैं इसे धर्म के चश्मे से थोड़ा सा देखने की कोशिश करूंगा, कि हिंदुत्व के चश्मे से थोड़ा सा देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रेडिशंस, मुरुगन स्वामी मंदिर और सब, तो ये सब जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलीजियस टच तो है, और अगर बीजेपी खड़ी है और रिलीजियस टच ना हो तो बीजेपी की पॉलिटिक्स में भी एक टेस्ट यानी स्वाद नहीं आता। लेकिन थोड़े दिन पहले अगर हम देखें तो पवन कल्याण जी को भी हम देखते हैं बिल्कुल भगवा कलर के कपड़े पहनकर तिरुपति स्वामी मंदिर जा रहे, तिरुपति बालाजी मंदिर जा रहे हैं। उनसे पहले आप देखते हैं तो चंद्रबाबू नायडू तिरुपति बालाजी मंदिर में, और जिस तरीके से क्रिश्चियंस के ऊपर अटैकिंग रहे, वो सबसे बड़ी बात थी कि भाई जो वाईएसआर रेड्डी ने जिस तरीके से क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ तिरुपति बालाजी मंदिर करने की कोशिश करी, और उसके बाद जो चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने कोशिश करी कि कैसे भी वहां जो क्रिश्चियंस या नॉन हिंदूज स्टैब्लिश हो गए थे, उनको निकालने का एक कम से कम फरमान छोटा मोटा सही जारी किया, और दिखाई ये भी दिया कि वक्फ बोर्ड को ही उन्होंने, चाहे कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते या कैसे भी, डिसबैंड कर दिया कि बाद में देखेंगे। यानी दो बड़े स्टेट्स साउथ के, तमिलनाडु एक लीडर जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश एक बड़ा स्टेट जहां हिंदुत्व की बात की जा रही है, तेलंगाना एक बड़ा स्टेट जहां ए राजा जिस तरीके से, टाइगर राजा सिंह और ए राजा जिस तरीके से डोमिनेटिंग और एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के अंदर भी बुरा हाल नहीं है बीजेपी का, मतलब भले ही इस बार तो मेरे ख्याल से सीटें भी आई हैं, अगर मैं कुछ डाटा देख पा रहा हूं तो तेलंगाना के अंदर भी बीजेपी कुछ तो ठीक कर पाई है। अब सर, यहां हम देख रहे हैं 3 स्टेट। अच्छा, केरल के अंदर बीजेपी खाता खोलने में कामयाब रही, भले ही वो चर्च की मदद से हुई, क्रिश्चियंस की, लेकिन फिर भी खाता खुला केरल में। यानी एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया के अंदर अगर बीजेपी एक स्टेट में 11% वोट लेके जा रही है, दूसरे स्टेट में अपना अकाउंट ओपन कर पा रही है, खाता खोल पा रही है, एक सीट सही, लेकिन सोचकर देखिए 70 साल में पहली सीट अगर मिली है उन्हें, तो कितना अच्छा फील हुआ। कर्नाटका के अंदर भी बीजेपी का दबाव इतना है कि कांग्रेस ओवर एंड ओवर मुस्लिम्स को लूर करने और क्रिश्चियंस को लूर करने की पूरी पॉलिटिक्स कर रही है। अब इसमें मैं अगर इस पूरी पॉलिटिक्स को ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो मैं अब हिस्ट्री थोड़ी बहुत जानते हैं, तो मैं इसकी जड़ें खोदने की कोशिश करता हूं, तो ऐसा लगता है कि हम शुरू पेरियार से करते हैं, कि साउथ में जिस तरीके से पेरियार का राइज होता है, पेरियार एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट को, मतलब सबसे पहले शुरू किया गया एंटी ब्राह्मणिकल सेंटिमेंट,
कि all the resources and all things are occupied by this Brahmins and therefore we are against these Brahmins. तो पेरियार की पॉलिटिक्स में जो एंटी ब्राह्मणिज्म क्रिएट हुआ, एंटी ब्राह्मणिज्म का राइज हुआ, वो एंटी ब्राह्मणिज्म बढ़ते बढ़ते कन्वर्ट हो गया, न जाने कब कन्वर्ट हो गया एंटी हिंदुइज्म में। और जैसे ही वो एंटी हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर भर दिए गए। पहले एंटी ब्राह्मण सेंटिमेंट्स, जिसमें बैकवर्ड कास्ट, मोर बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड कास्ट, SC ST वगैरह जितने भी थे, उन सबको एंटी ब्राह्मण से एंटी हिंदू बनाया। और एंटी हिंदू के बाद वहां पर जो क्रिश्चियनाइजेशन किया गया उनको जिस तरीके से सैक्रामेंट किया गया उनका, और सो कॉल्ड सैक्रामेंट किया गया और उन्हें क्रिश्चियन बनाया। अब हालात ये हैं कि साउथ के दो बड़े स्टेट्स में, एक में YSR रेड्डी और उससे पहले जगनमोहन रेड्डी और उससे पहले YSR रेड्डी 10 साल अगर सत्ता के अंदर बाप बेटा क्रिश्चियन रह जाए और हालत ये हो कि तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर भी क्रिश्चियंस को अपॉइंट करना शुरू कर दें, उनके बोर्ड से लेकर हर चीज में। और तमिलनाडु में तो हम देखते ही हैं कि उदयनिधि स्टालिन, दयानिधि स्टालिन, DMK पॉलिटिक्स जितनी भी है वो सारे के सारे ओपनली क्रिश्चियन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, क्रिश्चियनाइजेशन को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ए राजा जो थे, T राजा सिंह तो टाइगर राजा, उधर ए राजा जो हैं वो क्रिश्चियन है टोटली। अगर हम इसको भी और थोड़े आगे की तरफ जाकर देखते तो हमारे को एक चीज नजर आती है सर मुझे, कि यहां अल्टीमेटली मतलब सनातन को क्रश सनातन जैसे सेंटिमेंट्स उभारे जाते हैं। मतलब एंटी ब्राह्मण से एंटी हिंदू से क्रिश्चियनाइजेशन, क्रिश्चियनाइजेशन से क्रश सनातन तक एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें अगर आप हिंदू का नाम लेंगे तो भी आप बहुत बड़े गुनहगार हैं। और पूरी पॉलिटिक्स फिर मुझे नजर आती है कि क्रिश्चियनाइजेशन, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट आसपास घूम रही है, क्रिश्चियनाइजेशन के, और मेनली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। अब मुझे यहां आपसे समझना है, एकदम से ये दो लीडर्स, मेनली दो लीडर्स, और उनके दबाव में एक पूरी की पूरी तेलुगु देशम पार्टी जैसी पार्टी खड़ी हो जाती है हिंदूज के फेवर में, और एकदम से राइज ऑफ हिंदू पॉलिटिक्स यहां दिखाई दे रही है। मतलब कि मैं इसे कैसे देखूं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, इसे कैसे देखूं। पेरियार पॉलिटिक्स का रिवर्सल शुरू हो चुका है, डीएम के दबाव में है, उदयनिधि स्टालिन जो है उनकी भले ही कुछ भी है, लेकिन एक चीज और मुझे नजर आती है, उदयनिधि स्टालिन, ये हमारे अन्नामलाई साहब और थलपति विजय, इवन वो कमल हासन तो खैर अब उनकी पार्टी खत्म सी हो गई है, गायब हो गई है, लेकिन तीनों अप्रोक्सीमेट एक एज के हैं, 8-10 साल का ही ऊपर नीचे का होगा, एक डिकेड वाले लोग हैं। यानी अगले 20-30 साल, 40 साल हम एक ऐसी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पिछले 40 साल हमने ऐसी पॉलिटिक्स देखी जहां हिंदुत्व नहीं था, और यही रीजन है कि हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेंपल्स के सामने पेरियार को बिठाकर रखा जाता था, और हमारे जो मंदिर थे उनकी प्रॉपर्टी को लूटना, उनको सब कुछ करना, उनसे पैसे छीन कर मुस्लिम्स और चर्च को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अब तक इसलिए हो पा रहा था क्योंकि हिंदूज की आवाज उठाने वाली कोई पार्टी नहीं थी, कोई था ही नहीं। आंध्रा में भी हमने ये देखा, पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि सनातन बोर्ड की बात की जा रही है, हमारे मंदिरों को लिबरेट करने की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात, इनको सपोर्ट मिल रहा है। और दो लीडर्स खड़े हो गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, मतलब सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के, सदर्न इंडिया में दो लीडर्स खड़े हुए और जो क्लियरली डिक्लेयर्ड फॉर्म में हिंदू पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर पिछले 30-40 साल की पॉलिटिक्स क्या थी और अगले 30-40 साल पॉलिटिक्स कैसी चलेगी? कहीं एक हिंदूज जो लड़ाई में नहीं थे वो खड़े हो गए, और कम से कम आगे ये स्ट्रगल चलेगा या कुछ और देख रहा है हमारे? सर बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, माफ कीजिएगा, अगर मैंने कुछ गलती की है तो मुझे सुधारिएगा सर, मैं बहुत छोटा हूं आपसे। नहीं, छोटी बड़ी बात नहीं है, मगर कुछ चीज मेरा अलग राय है, वो थोड़ा मैं बताऊंगा। एक, हम ये साउथ इंडिया कहना हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मैं सर माफ कीजिएगा, मैं साउथ ऑफ इंडिया कह रहा था, सदर्न इंडिया या साउथ ऑफ इंडिया, बार बार मैंने ये कहा है, एक आधी जगह गलती हो गई होगी, उसके लिए माफी। तो स्टार्टिंग में आपने साउथ इंडिया बोला था, तो उसकी मैं कर रहा हूँ।
साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान, ये गड़बड़ हो जाएगा। साउथ यमन, ये सब साउथ नॉर्थ देने ही चाहिए हमें। ये ब्रिटिश का एक षड्यंत्र है। अभी नॉर्थ ईस्ट अपने आप को भारतीय नहीं समझते हैं, साउथ में भी यही शुरू हो गया। अभी हर साल सिद्धरामैया, फिर पिनाराई विजय और स्टालिन एक एनुअली एक मीटिंग होता है उसका, वो मिलते हैं वहां। ऑलमोस्ट लगभग उस पोस्टर जो है भारत को तोड़ने वाली ऐसा उसका होता है। हाउ डू वी काउंटर नॉर्थ इंडियन, हमारे ऊपर जो दबाव है उसको कैसे काउंटर करना है, हमें ऑटोनॉमी कैसे चाहिए, ऐसे ही लफ्ज होते हैं। लिटरली उनमें चर्चा होती है कि साउथ इंडिया को, सो कॉल्ड साउथ इंडिया, उनकी लफ्ज में उसको काटना है कैसे, ये चर्चा होती है। इसीलिए साउथ इंडिया से अच्छा है भारत के दक्षिण, ये बेटर है। आपने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं बस उसका एक थोड़ा ये कर रहा हूं। दूसरा, अब तेलुगु देशम पार्टी कोई हिंदू पार्टी ऐसा नहीं है, वो भी उसी में फिश करती है, मतलब फिशिंग करती है जहां उनको माइनॉरिटी वोट्स चाहिए। चंद्रबाबू नायडू भी वही सेकुलर है, उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई हिंदुत्ववादी है, क्योंकि वो जब उसका पॉलिटिक्स सूट करता है तो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। जब सूट नहीं करता है तो इससे तोड़ के वे बाहर बैठ गया। फिर चाहे वो गुजरात की दंगों के बारे में हो, सडनली ये सेकुलर बन गया और तिरुपति के पैसे से लेके वहाँ की जो पीड़ित मुस्लिम्स है उनके लिए घर बनवाया। तो ये है। तो जब सडनली उसको लगता है कि उनको वर्चस्व खत्म हो गया जगन के रूल में, तो मोदी जी के पीछे पड़ा था। फिर राम मंदिर में गया, सब कुछ किया, अब फिर एनडीए में वापस आ गया। तो इनका जो फ्लिप फ्लॉप पूरे जिंदगी चला है, तो यू कैन नॉट कंसिडर हिम टू बी अ कोर हिंदू पार्टी। अभी जनसेना पार्टी जहां पवन कल्याण आता है, पवन कल्याण जो है पहला उनका जो राजनीति शुरू हुआ था उस समय वो कम्युनिस्ट के साथ था, तो उसका सोच पूरा मतलब वही इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जो भी है, मतलब सेक्युलर भाषा बोलते थे, अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रॉडन, ये जो पिछले वर्ग है उसको कैसे उठाना है, ये फलान ढिमकान जो भी है वो चलता था। हिंदुत्व कहीं कहीं दूर का नहीं था, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म में बात करता था। फिर धीरे धीरे से उनको लगा कि ये स्पेस हमें कैप्चर कर सकते हैं, फिर इधर आ गया, बीजेपी गुट में बैठ गया। और थोड़ा चंद्रबाबू नायडू खुद बहुत ट्राई कर रहा था एनडीए में आने के लिए, तो उसमें थोड़ा दोनों का तालमेल बैठा, तो इसके चलते भाजपा के साथ एनडीए बन गया, उनका आ गया गुट में। पवन कल्याण को अभी एक अपॉर्चुनिटी दिखा, क्योंकि यहाँ हिंदुओं के लिए बात करने वाला कोई दिखा नहीं है, इनके सामने तो कोई है नहीं है। बाकी बीजेपी तो इधर ना की बराबर है, आंध्र प्रदेश स्पेशली, तेलंगाना में तो कुछ है, कोई 5-6 एमपीज मिला उनको, कुछ 8-9 एमएलए मिला, थोड़ा बहुत है उधर प्रेजेंस है, मगर आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं है, नोटा से कम वोट्स आते हैं उनके लिए। तो वो स्पेस कैप्चर करना चाह रहा था, क्योंकि बोथ चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी दोनों उसी माइनॉरिटी वोट बैंक में वो खेल रहे थे। तो ये उससे अलग हटके वो थोड़ा हिंदू वोट कैप्चर करने का कोशिश वो कर रहा है। अभी जो भी भगवा पहना है, जो भी बोला है, अच्छी बात है, कोई और नहीं बोल रहा है तो ये बोला है हमारे लिए अच्छा है। बट हमें एक्चुअली वो करेगा क्या वो देखना पड़ेगा हमको, उस आधार पर उनके ऊपर जजमेंट करना है। अभी सनातन की ट्रस्ट बोर्ड की बात किया है, उसके बारे में कुछ हुआ, जमीन पे कुछ हुआ, वो देखने वाली बात है। तो बोलना अलग है, बट अल्टीमेटली उसमें एक्शन लेना अलग बात है। रही तिरुमला की क्रिश्चियन एम्प्लॉयज की बात, ऐसा नहीं है कि जगन रेड्डी आने के बाद उसको वहां बिठाया, ये लोग चंद्रबाबू नायडू के कालखंड में ही अपॉइंटेड थे, इससे पहले, जगन रेड्डी से पहले। तो ये सेक्युलर बन बैठा था चंद्रबाबू नायडू, तो जगन रेड्डी ने उसको नहीं निकाला, वो अलग बात है। इनफैक्ट वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट बोला इसको नहीं निकाल सकते, वो सरकारी एम्प्लॉइज है। तो ये चल रहा है। कुछ ट्रस्ट में जैसे टीटीडी हो, टीटीडी में डायरेक्टली आप बाकी रिलीजन से आप ले नहीं सकते हो, यू हैव अ रिस्ट्रिक्शन, और उसका ट्रस्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके चलते हुए आप हायर नहीं कर सकते हो। ये कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हम क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, कन्वर्टेड है, तो मंदिर में आते हैं, जो भी टीका लगाते हैं, बाहर जाके उसको निकाल देते हैं और चर्च जाते हैं। तो उसको कैसे पहचानेंगे, ये सूडो क्रिश्चियन है, तो कहीं क्रिश्चियन नाम नहीं रहता है, शिवराम कृष्णा रहता है उसका नाम, आपको क्या पता होगा वो क्रिश्चियन है वो हिंदू है। तो ऐसी बात है उधर। तो
जो लोग इनको चर्च जाते हुए और चर्च के बारे में बात करते हुए, जीसस के बारे में बात करते हुए देखा है, वो इनको पहचान लिया, तो वो अपना बीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन के लिए वो वहां गए हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। तो जब पवन कल्याण के पास अभी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कम से कम अपने सरकार के अंदर कुछ चलाएं, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दबाव डालें कि जो सरकारी कंट्रोल में जितने भी मंदिर है उसको छुड़वाएं, कम से कम इनके जो जितने भी जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज है उसको निकालने का जीवो निकालें, थोड़ा इधर उधर कुछ निकाला है, बट दैट्स नॉट इफेक्टिव। ये लोग अभी भी चल रहे हैं। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम है। श्रीशैलम में, श्रीशैलम मंदिर के बाहर आएंगे, वहां बेलपत्री बेचने वाले पूरे मुस्लिम्स हैं। तो वो एक, मैं जब 20, 25, 30 साल पहले जाता था तो वहां इक्का दो एक दो लोग होते थे, मगर अब वो ये कहने लग गया कि हम परंपरागत हमारी यही हमारी काम है, हमारी पुरखों से चली आ रही है, तो हम यहाँ बैठेंगे। उनको शॉप्स दी गई, वो शॉप्स में बैठ गया, बेलपत्री से लेके पूरा मतलब 20-25 शॉप्स उनका बन गया। तो ये है टेम्पल इकोसिस्टम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये लोग घुस गया। तो सरकार जो जिसका भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीडीपी का हो या वाईएसआर का हो, ये पूरे उसी वोट बैंक में खेलते हैं ये, ठीक है ना। तो अभी पवन कल्याण जो बोला है, आई वांट टू सी इट इन फाइनली इन एक्शन। तो जब तक आई विल एक्सेप्ट, आई एम कंग्रेचुलेटिंग हिम, उसको मैं बधाई देता हूं, हिंदुओं के बारे में बोला है, बट आई नीड टू सी एक्शन। अब आएंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जब अन्नामलई आने से पहले, वो तो कोई हिंदू का तो कोई लिटरली नहीं था। कुछ समय तक जयललिता वाज रिप्रेजेंटिंग इट। जयललिता हिंदू की पक्ष कर रही थी। इनफैक्ट शी वाज बोल्ड इनफ, वहां तमिलनाडु में एंटी कन्वर्शन लॉ लेके आई थी। जब एंटी कन्वर्शन लॉ लेके आई, बहुत चर्चा हुई दुनिया भर, देश भर, और इनके खिलाफ बहुत कुछ हुआ। तो इनको जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो गया कि इनफैक्ट शी डिफेंडेड, बहुत से नॉर्थ इंडियन चैनल्स, इंग्लिश और हिंदी चैनल्स में भी जाके अपने आप को डिफेंड किया है कि हमने इलीगल कन्वर्शंस को रोका है, नॉर्मल जो व्यक्तिगत आस्था से, वो कन्विक्शन से वो जाएगा, उसको हम नहीं रोक रहे हैं। तो मगर ये रोकेंगे क्योंकि यहाँ बहुत कुछ होता है, इधर पैसे से बहुत कुछ होता है, ब्लैकमेलिंग होता है, तो इसको हम रोकना कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ भी क्या हुआ, अल्टीमेटली जब उसको पता चल गया कि बहुत बड़ा वर्ग उनको मतलब वोट नहीं मिलने वाला है वहां से, तो वो भी क्या किया, शी वेंट द अदर एक्सट्रीम, कांची शंकराचार्य को अरेस्ट कर दिया टू डिक्लेयर हर सेक्युलरिज्म। तो ये है। अब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के बीच में, एआईएडीएमके जो जयललिता का पार्टी है, जनरली इट इज मोर प्रो हिंदू। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू पार्टी है, डीएमके से अच्छा है, बस उतना ही है, उसका भी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स चलता है। अब पहली बार अन्नामलई उभर के आ गया। अन्नामलई जो है, अब उनको उनकी पॉलिटिक्स जो है रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हो, तमिलनाडु कल्चर के आधार पर हमें देखना चाहिए। अब रिलीजन लव्स ही पूरा वेस्टर्न परपोर्ट है। यहाँ अलेक्जेंडर आने से पहले इधर क्या रिलीजन था, तो कोई रिलीजन, मतलब आप उस एंगल से बोलना है। एक्चुअली आप वेस्ट में जाएंगे, कैथोलिसिज्म इज अ रिलीजन, प्रोटेस्टेंटिज्म इज अ डिफरेंट रिलीजन, मर्मोन्स आर अ डिफरेंट रिलीजन। उनका मतलब हम समझते हैं सब क्रिश्चियंस है, मगर उसमें अलग अलग रिलीजन बोलते हैं वो, मत या अभिमत। तो हमारा भी यही है। तो हमारा तो एक रिलीजन आप नहीं बोल सकते हो, शाक्तम अलग हो सकता है, वैष्णविज्म, शैविज्म, कोई और पंथ बहुत से हैं हमारे। तो यू कैनॉट कॉल इट एज अ रिलीजियस थिंग, इट इज अ कल्चरल, इट इज अ, उनका ये जो तमिलनाडु का जो मतलब बहुत सदियों से चली आ रही जो कल्चर है, उसको एड्रेस कर रहा है अन्नामलई। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो वहां जो परंपराएं हैं उसको बाहर लेके आया, क्योंकि डीएमके का नैरेटिव था कि यहाँ पहला क्रिश्चियनिटी आया था, उसके बाद ब्राह्मणिज्म आया इधर, तो उसके चलते हुए हिंदुइज्म आ गया। उससे पहले हम ऑलरेडी वी वर एन एवॉल्व्ड सिविलाइजेशन, संस्कृत से भी पुरानी है तमिल, ये सब उनका नैरेटिव है। तो ये 100 साल पहले एशियाटिक सोसाइटी जो ब्रिटिश ने खड़ा किया था कोलकाता में, इसका प्रोजेक्ट है, देश को कैसे तोड़ना है, समाज को कैसे तोड़ना है, उसके अंतर्गत यहाँ द्रविडियन जो
फिलॉसफी जो थियरी है उसको खड़ा किया। वो 100 साल चलते चलते उसका अभी उसका फल आप देख रहे हो। तो आज की बात नहीं है, पेरियार इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ दैट सेम सिस्टम। पेरियार को उस दिशा में लेके गया। अभी पेरियार को नेहरू का स्टेटमेंट देखिए, पेरियार इतना घटिया आदमी था, उसमें जितना जो क्या कहते हैं उसको वाइसेस, जो गलत काम करने वाली जो भी सोच है, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। लड़कियों के साथ क्या करता था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उनका बीवी बहुत छोटी थी, माइनर थी। अच्छा, बहुत से इनके है चीज है। तो ब्रिटिश जब ये सिस्टम चलाया, दे फर्स्ट टारगेटेड ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है हिंदुत्व, हिंदू सिस्टम को वो एक इंटेलेक्चुअल बेस दे रहे थे। मगर बगैर ब्राह्मण समाज का भी हिंदुत्व चलता था। वो समझ रहे थे कि जब हम ब्राह्मण समाज को हम अटैक करेंगे, ऑटोमेटिकली बाकी सबको हम आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये है, तो वहां ग्रंथ, किताबें ऐसे लिखे गए जी। मुरुगन है, जो सुब्रमण्य स्वामी हम बोलते हैं, या आप नॉर्थ में कार्तिक बोलते हैं, गणेश की छोटे भाई, तो भगवान शिव जी और पार्वती का छोटा लड़का। तो वो उनके दृष्टि से वो दक्षिण भारत का देवता है। उत्तर से जो आए हैं वो उनको अपना ब्राह्मणवादी वैदिक हिंदुत्व में मिला दिया, उससे कोई लेना देना नहीं, वो अलग है। इसका प्रेरणा मिलता है बाइबल से, मिलता है क्रिश्चियन से, मिलता है। सेंट थॉमस पहले आया था, बाद में ऊपर से नॉर्थ से ये लोग आए। तो इसका नैरेटिव 100 साल से चली आ रही है। तो हमारी जितना टाइम है उसमें ये पूरा हिस्ट्री हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट उसका रिजल्ट आज है। पेरियार इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो पेरियार के चलते हुए ये लोग भी वही कर रहे थे, डीएमके हो, ये डीएमके हो, एमजीआर भी वो कोई हिंदुत्ववादी तो नहीं था ना। तो ये सिचुएशन है। अब इस कैनवास में वहां के लोग हिंदुत्व या एंटी हिंदुत्व नहीं देखते हैं। वो उनके दिमाग में ऐसा बिठा दिया कि आप द्राविडियन अलग हो, यू आर मच सुपीरियर टू हिंदी बोलने वाले नॉर्थ इंडियन से आप अलग हो, आपकी सभ्यता बहुत डिफरेंट है। वी आर अ सिविलाइजेशन विच इज कंप्लीटली, भारत के सिविलाइजेशन या मोहनजोदारो हड़प्पा से भी हम पुराने हैं, हम, हमारी भाषा पुरानी है, संस्कृत से भी हम अलग सिविलाइजेशन है, भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये उनके सबके दिमाग में बिठा दिया गया। इसीलिए वहां कोई मतलब बीजेपी वहां कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब अन्नामले आ गया, अन्नामले इज चैलेंजिंग डीएमके, अपना थियोलॉजी के अंदर अंदर उसको चैलेंज कर रहे हैं, और जमीन पर जो लोग जैसे जीते हैं उस पे कनेक्टेड है अन्नामले। एंड अन्नामले इज अ बीसी, इज नॉट इवन अ ब्राह्मण। वो जो ब्राह्मण बनिया जो है, वो फार्मूला उसके ऊपर बैठता नहीं है, एंड वेरी एजुकेटेड। तो उसको ये लोग डील नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए उसका पर्सनली टारगेट करना शुरू किया, उसके वॉच के बारे में बात करना शुरू किया, क्या क्या बकवास बोलना शुरू कर दिया। अब एक साल कुछ महीने तक, ये इलेक्शंस के बाद कुछ 5-6 महीने वो चला गया, स्टडी लीव में चला गया, फिर दोबारा वापस आ गया। अब पूरे जोश से वो फिर दोबारा अपना जो नैरेटिव है वो खड़ा कर दिया। अब आपने जो बोला है, जहां वो हथौड़ा मार रहे थे सर, अपने 6 आप महीने को, तैयारी करके आया होगा, सोच के आया होगा कि हार तो गया हूं, आगे क्या करना है। नहीं वो हारा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि नहीं इससे पहले कोई मतलब, जीता भी नहीं। हम्म, इससे पहले कोई जीता नहीं है ना, कोई जीता होगा तो ये हार सकता है, कोई जीता ही नहीं है तो ये कैसे हार सकता है। हार उसी को होती है जो ऑलरेडी सत्ता में हो या ऑलरेडी जीता हो। ये भाजपा तो कहीं जीता नहीं है उधर, तो इसीलिए उसका हार की नहीं है, वो परसेंटेज इंक्रीज किया। हार ये इस बेसिस पे कह सकते हैं कि अन्नामले की सोशल मीडिया में इमेज जो है पूरे भारत में, उसके चलते हुए एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। तो वो एक्सपेक्टेशंस के चलते हुए इनके रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लगा। सिमिलरली विद माधवी लता, हैदराबाद की कैंडिडेट जो ओवैसी के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसका। बट यहाँ के अरिथमेटिक्स हम सब जानते हैं, वो उनको जीतने का कोई चांस ही नहीं है, वो जीत नहीं सकती, हमें पता था पहले से। बट बाकी देश में ये लगा कि ये अभी ओवैसी को टक्कर देने वाली है। हाँ, आइडियोलॉजिकली मतलब प्रेजेंस वाइज ये सब किया है, बट जमीन पे जो है वो है। तो ये सिचुएशन है। तो इसके साथ भी, अन्नामले के साथ भी वही प्रॉब्लम है, वो खुद का सीट हार गया, क्योंकि वहां पॉलिटिक्स हिंदुत्व के बेसिस में नहीं चलता है। भाजपा वो चलाएंगे तो नहीं चलेगा। अब अन्नामलई वहां की लोकल तमिलनाडु की जो कोर कल्चरल एस्पेक्ट्स उसको पकड़ रहा है, तो वो डीएमके हजम नहीं कर पा रही है।
तो ये सिचुएशन है। अभी जो हथौड़ा मारा है अपने आप में, वो एक परंपरा रही है तमिलनाडु में कि प्रायश्चित करने के लिए लोग करते थे। आपने कुछ गलती किए हैं या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ पीड़ा हुई है, तो माफी मांगने के लिए आप भगवान के पास, माँ के पास जाते हैं, फिर हथौड़ा मारते हैं। 5 या 6 हथौड़ा मारने के बाद लोग आके उसको रोक देते हैं। ये एक परंपरा रही है। तो उसमें आप कल्चर कह सकते हो, रिलीजन कह सकते हो, इट्स अप टू यू। वहां जो नारे लग रहे थे, जहां अन्नामले ने मार रहे थे, इनफैक्ट आप मार के तो देखो, बहुत दिन तक रहेगा वो पीड़ा। और उसके जो टिप में होता है ना, उसके जो हथौड़ा हंटर के जो टिप में एक शार्प ब्लेड जैसा होता है, जब इतने जोर से आप मारेंगे, वो आके आपको ऐसा मारेगा कि वो दर्द जो है बहुत बहुत महीनों तक रहेगा आपका। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। और वो सच्ची में कर रहा है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जैसा मारा है, ऐसा ड्रामा के लिए नहीं मारा है, वो सच्ची में मार रहा था। तो मतलब उसका पीड़ा इतना है। और रेप केस में डीएमके इन्वॉल्व थे और सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो उसको मतलब ये पीड़ा एक्सप्रेस करने के लिए वो किया है। उसको बोलते हैं सट्टाई, सट्टाई बोलते हैं उसको, जो मारा है उसको सट्टाई बोलते हैं। तो वो सट्टाई जो है, वो इससे वो प्रायश्चित कर रहा है कि हमने ऐसी सरकार को, यहाँ हमारी सरकार है, इसके चलते हुए हम औरतों के साथ, स्त्रियों के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उसका दोष मैं खुद लेता हूं, क्योंकि हमने सब मिलके इस सरकार को चुना है। इसीलिए उस चीज का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने आप को मैं करता हूं। तो वो 6 बार मार दिया था, कोई आने के लिए, रोकने के लिए भी नहीं आया। लोगों को समझ में नहीं आया। 8वें बार 9 मार रहा था, तब आके लोग उसको रोके हैं। मतलब उसको कितना पीड़ा होगी, कितना दर्द हुआ होगा, आप सोच नहीं सकते हो। ये पॉलिटिक्स के लिए करने वाली चीज नहीं है। आप सिंपल पॉलिटिशियन हो तो ये कर नहीं सकते हो। एक तो मार के देखो आप, और वो भी कपड़ा पहन के भी मार के देखो, कितना दर्द होता है। तो इट इज नॉट इजी एट ऑल, बहुत टफ है वो। तो तमिलनाडु में ये परंपरा रही है। मतलब यहाँ हंटर मारना जो है, वो बहुत हजारों साल से चली आ रही है। तो उसी को वो लेके गया, तो इमीडिएटली वो पूरे उनके जो कम्युनिटी है उससे कनेक्टेड है। ये ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये वहां की लोकल जो नॉन ब्राह्मण बीसी एससी एसटी जो भी है उनका प्रैक्टिस है। और वो खुद भी बीसी है, तो ही इज जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशंस ऑफ तमिलनाडु। तो कोई ड्रामा नहीं है, कोई वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा है, तो अपना दर्द एक्सप्रेस कर रहा है। तो फिर भी वहां की प्रजा जो है, देर स्टिल फोकस्ड ऑन, अभी मीडिया में उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनका ट्वीट्स बहुत होते हैं, ये सब हो रहा है और देश भर में चर्चा हो रहा है। बट अल्टीमेटली वहां ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? अब जब अन्ना यूनिवर्सिटी के सामने ये लोग धरने पे गए थे, कितने लोग थे उधर? तो ये समझनी चाहिए, वहां समाज की जो सिचुएशन है वो बहुत बदल गई है। उसको फिर दोबारा स्थापन करना हो तो एक दिन में, एक साल में वो होने वाला नहीं है, समय लगेगा उसको। अन्नामलई अभी से शुरू किया है, फिर दोबारा उसका आप रिजल्ट देखना हो तो समय लगेगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इतना जल्दी में नहीं होगा। एआईडीएमके तो खत्म हो गया। जयललिता जाने के बाद शशिकला जेल गई और शशिकला के भी कोई वर्चस्व नहीं रहा, और ये ओपीएस और ईपीएस दोनों के बीच में लड़ाई चलते चलते वो खत्म हो गया। तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स में स्टालिन के सिवा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं है। तो ये अभी खड़ा कर रहा है। तो अभी एआईडीएमके के कैडर भी जो ये प्रैक्टिसेस मानते हैं, इनको वो लोग भी करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनके पास आएंगे, मगर समय लगेगा। धीरे धीरे से इनका ये चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों का रेस्पॉन्सेस आप देख सकते हो, अन्नामलई अन्ना अन्ना करके वो पुकार रहा है, मतलब कनेक्शन वो एस्टेब्लिश कर दिया। तो और कल्चरल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। तो ये डीएमके के लिए, उनके द्रविडियन नैरेटिव, सेपरेटिस्ट नैरेटिव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दैट इज ही इज प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म इनिंग्स। ये कोई T20 गेम नहीं खेल रहा है वो। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी 5 टेस्ट सीरीज है ना, ये ऐसे 5 टेस्ट सीरीज और भी लंबा खेल रहा है। तो यू शुड अंडरस्टैंड इसका पॉलिटिक्स जो है, ही इज नॉट लुकिंग फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। समाज में उनका अपना कल्चर को उजागर करना, फिर उसके आधार पर वहां की समाज में बदलाव लाएगा, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स वहां से उभर के आएगा। ये फोकस कर रहा है अन्नामलई। तो दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट अबाउट हिम।
हैट्स ऑफ टू हिम, कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसी काम वो करके दिखाया। अब कुछ पूछ रहे थे। एक लास्ट ये है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उदयनिधि स्टालिन, देखिए वो जो स्टालिन है वो तो बूढ़ा हो चुका है और वो बहुत ज्यादा सा पॉलिटिक्स में एक्टिव दिखाई भी नहीं दे रहा, जहां तक मुझे लगता है। तो उदयनिधि स्टालिन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने जो रास्ता चुना है वो विलन वाला है। अब्यूजिंग समवन और यू डिफेमिंग समवन, या यूं कहें डिस्क्रेडिटिंग समवन, या जिसे कहते हैं कि कुछ भी, किसी को भी अगर आप उल्टा बोलते हैं तो आप एक विलन की तरह बिहेव करते हैं। और यहां पर उदयनिधि स्टालिन वो एक गलती जो कर गया, दो मतलब एंटी सनातन वाला जो पोस्टर लेकर, पॉसिबली इस अन्नामलाई ने उसको कैप्चर किया, और आज के दिन कहीं ना कहीं स्टालिन जो है वो एक विलन है और अन्नामलाई एक हीरो है, और हीरो वर्सेस विलन की यहां पर एक जंग सी दिखाई दे रही है। तो क्या हम ये पॉलिटिक्स अगले, मैं वही दोबारा आ रहा हूं, हिंदू वर्सेस पास्टर पॉलिटिक्स जो चल रही थी, पेरियार पॉलिटिक्स विच गॉट कन्वर्टेड इनटू पास्टर पॉलिटिक्स और क्रिश्चियन पॉलिटिक्स, लास्ट में भले ही तमिलनाडु की बात की जा रही है, जिस तरीके से एंटी ब्राह्मणिज्म वर्स कन्वर्ट हुआ एंटी हिंदुइज्म, कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियन पॉलिटिक्स, तमिल लोकल पॉलिटिक्स कन्वर्टिंग टू हिंदू पॉलिटिक्स, देन घर वापसी टाइप। क्या ऐसा कुछ प्लान दिखाई दे रहा है आपको इसमें? जी, इसमें आपने जो पूछा है उसमें एंटी ब्राह्मणिज्म और एंटी हिंदुइज्म दो अलग नहीं है ना। पहले एंटी ब्राह्मणिज्म आया, फिर एंटी हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दिया उसे। नहीं, उस समय ही हिंदू थॉट प्रोसेस के ऊपर वार हो रहे थे, तो वो सेंट थॉमस को स्थापित करने का कोशिश कर रहे थे। अब वहां आप इसमें कन्याकुमारी में आप वहां तिरुवल्लुवर का स्टैचू लगाया। क्यों? तिरुवल्लुवर को वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि वो सनातन धर्म के अलग थे। वो दक्षिण भारत का और तमिलनाडु का वो सोच रखने वाली कल्चरल आइकॉन है। वो उत्तर भारत की जो हिंदुत्ववादी सोच है उसके अलग सोच रखने वाला, इसीलिए उसको तिरुवल्लुवर को क्या कहते हैं उसको, विवेकानंद रॉक जो बना है उससे भी लंबा स्टैचू बना के वहां रख दिया। तो ये था, इनफैक्ट विवेकानंद रॉक में एक क्रिश्चियन क्रॉस था पहले, उसको हटाना बहुत मुश्किल हुआ। वहां की डीएमके सरकार, करुणानिधि की सरकार परमिशन नहीं दे रही थी, तो वो तो उनका जमीन नहीं था, फिर भी वो वहां क्रॉस लगाया था। तो रानडे जी जो आरएसएस के जो वरिष्ठ थे, वो उनके इन्वॉल्वमेंट होने के बाद रातों रात, दिन के टाइम पे कोई कर नहीं सकते थे, रातों रात इनके कुछ कार्यकर्ता जाके उसको तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद फिर बहुत हंगामा हुआ, राइट्स हुए हैं, बहुत कुछ हुए हैं। फिर सरकार की डिसीजन थी कि ना हिंदुओं को मिलेगा ना क्रिश्चियंस को मिलेगा, ऐसे छोड़ेंगे। तो बहुत लड़ाई के बाद वहां विवेकानंद रॉक बना है। तो उसके बिल्कुल बगल में विवेकानंद मेमोरियल से भी लंबा तिरुवल्लुवर का लगाया। मगर तिरुवल्लुवर की कविताओं में भी पूरे भारत की दर्शन है, हिमालय से लेकर सागर तक तमिल में बोला है वो, मगर कहीं भी वो हिंदू देवताओं के नाम नहीं लिया। इसका मतलब नहीं है वो हिंदू नहीं है, हिंदू सोच नहीं है, मगर दे वांटेड टू प्रोजेक्ट इट दैट ही वाज इंस्पायर्ड बाय सेंट थॉमस और क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड था तिरुवल्लुवर। ये नैरेटिव, ये ब्राह्मणिज्म, अब ब्राह्मणिज्म कोई चीज ही नहीं है, ब्राह्मण और हिंदू अलग नहीं है, ये पहले हमें सोचना है। तो द पॉइंट इज, सर एक्चुअली क्या होता है ना, टर्म्स कॉइन करके जो नैरेटिव सेट किया जाता है, ये वेस्ट वाले जो हैं और ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये टर्म्स कॉइन करते हैं, फिर नैरेटिव सेट करते हैं। पहले टर्म्स कॉइन करेंगे कि ब्राह्मणिज्म एक को विलन बना दिया, फिर उसको टर्म कॉइन करके फिर उसको असली ऑब्जेक्टिव के हिंदुइज्म के बाद फिर तीसरा पार्ट हो जाएगा कि जी क्रिश्चियन, यस, उसके बाद यूसु और उसके बाद तो हो गया सब कुछ। तो मैं वो चीज कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मणिज्म में कुछ होता है। मैं मानता हूं इस चीज को, ब्राह्मण नाम की कोई मतलब ये ब्राह्मणिज्म कोई चीज नहीं होती। अगर ब्राह्मणिज्म होती तो पास्टरिज्म होती, मौलानाइज्म होती, कुछ तो होता, इमामिज्म होता। भाई इमाम, सर एक बात बताइए, ब्राह्मणों के ऊपर इतने वो हैं, मौलाना इतनी लड़कियों के मस्जिदों के अंदर रेप कर देते हैं, कोई उखाड़ने वाला कुछ नहीं है।
अरे ऑफिशियल लेवल पर सर्टिफाइड फॉर्म में हलाला कर रहे होते हैं, मतलब हलाला एक्सपर्ट मौलाना, कैन यू इमेजिन, समवन इज हलाला एक्सपर्ट मौलाना इज प्रेजेंट, बट स्टिल ये कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम इस चीज को मौलानाइज्म कुछ नहीं होता, ब्राह्मणिज्म होता है। एक ब्राह्मण ऐसा दिखा दो, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर था। तो मैं वो टर्म्स क्वाइन करने की बात कह रहा हूं कि असलियत में जो वेस्ट है ये नैरेटिव जब सेट करता है तो टर्म्स क्वाइन करता है, और वो जो टर्म्स क्वाइन होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं इंडियंस या हिंदूज के अगेंस्ट, और बड़े सिस्टमेटिक मैनर में ये लोग चलाते हैं। 20-30 साल ब्राह्मण 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 चलाएंगे, उसके बाद वो कब वो ब्राह्मणिज्म जो है वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि एंटी हिंदू, वी आर नॉट हिंदू, वी आर नॉट हिंदू, और कब वो वी आर नॉट हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा वी आर क्रिश्चियन। तो वो जब वो वी आर क्रिश्चियन वाला है तो ये चीज है। अब उसके अंदर ऑब्वियस सी बात कंफ्यूजन है कि SC ST वाला बेनिफिट मिल रहा है तो भाई वो भी लेना और ये भी लेना है, तो भाई नाम तो हिंदू ही रखेंगे, सूडो क्रिप्टो क्रिश्चियन या सूडो क्रिश्चियन बन के घूमेंगे। तो मुझे ये कहानी इस तरीके से समझ में आ रही है, और इस चीज के काउंटर के अंदर जो बीजेपी वहां पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेके चल रही है, मैं जानता हूं कि ये 10 साल में नहीं होने वाला, मतलब अगले 2-3 साल में नहीं होने वाला, 10 से 15-20 साल लगेंगे, लेकिन कम से कम 20 साल बाद एक फोर्स तो खड़ी हो जो काउंटर करे। वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि अब की बार क्या होगा कि तमिलनाडु में कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी खड़ा होगा हथियार लेके कि वी वांट सेपरेट तमिलनाडु, तब क्या कर लेगी गवर्नमेंट? क्योंकि हम तो एक साउथ के अलग देश हैं तो हमारे को सेपरेट तमिलनाडु चाहिए। उस चीज को रोकने के लिए कोई फोर्स तो तमिलनाडु की हुई हो, मैं वो चीज कह रहा था। और इस चीज की तरफ ध्यान देने के लिए, और जो ये काम किया जा रहा है अगले 20 साल को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और एक लंबी लड़ाई, मुझे तो ये कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ सदर्न इंडिया है उसको रोकने के लिए घर वापसी का एक प्लान किया जा रहा है जो अगले 20 साल में हमें दिखाई देगा। और मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर, आप उसे एग्री मतलब मुझे उसे रिजेक्ट कर दीजिएगा, मैं मानता हूं वो गलत हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में अगर हम देखते हैं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हिंदुस्तान में एक पॉलिटिक्स अभी हम देखेंगे कि बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस है, जिसे कहते हैं ना कि मतलब जो घातक चुप्पी, मतलब बहुत ही डेंजरस साइलेंस है क्रिश्चियनिटी के ऊपर। क्रिश्चियनाइजेशन बड़ी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही, चुप है, ऐसा लग रहा है कि लगा के बैठी हुई है। लेकिन एग्रेसिवली काम करना शुरू कर चुकी है वक्फ बोर्ड के ऊपर और इन सब के ऊपर। मैं इस चीज को वेस्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वेस्ट में इस टाइम पर एक नैरेटिव चल रहा है एंटी इस्लामाइजेशन का। जिस तरीके से वेस्ट का इस्लामाइजेशन हुआ और वेस्ट में एक नैरेटिव चल रहा है एंटी इस्लामाइजेशन का, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आज से 20 साल पहले भारत की कोई भी सरकार, यानी अटल बिहारी सरकार, अगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई कदम उठाती तो इस्लामोफोबिया कह के या कुछ भी कह के बीजेपी के ऊपर या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग सकती थी या कुछ भी है। अब वेस्ट खुद वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस चीज को इस तरीके से जोड़ता हूं कि 1989 के आसपास तक या 1980s में जब इंडिया टेररिज्म को फेस कर रहा था, 1990s में पूरी दुनिया उसे कह रही थी ये वॉर ऑफ टेररिज्म, ये वॉर ऑन, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स और पता नहीं क्या क्या। 9/11 के बाद उन सब ने जब रिकॉग्नाइज किया कि हाँ टेररिज्म नाम की कोई चीज होती है, तो जब इंडिया ने टेररिस्टों को खत्म करना शुरू किया तो उसके बाद वेस्ट चुप था। वो कहता हाँ हमारे को भी ये प्रॉब्लम है टेररिज्म की, तो इंडिया को भी होगी। अब क्योंकि इंडिया को भी होगी तो इसलिए इंडिया जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए इंडिया जब पाकिस्तान में घुस के भी मारता है तो भी वेस्ट चुप रहता है। एक लेवल ऐसा आ गया। अब उसकी दूसरी लड़ाई हम देखते हैं। दूसरी लड़ाई मुझे दिखाई दी मुस्लिम्स के मामले में कि वेस्ट क्योंकि इस्लाम मुस्लिम से खिलाफ लड़ता हुआ नजर आ रहा है इस टाइम पर, वेस्ट की कमर तोड़ के रख दी मुस्लिम्स ने, तो वेस्ट में एक एंटी इस्लामिक मूवमेंट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और राइट विंग पार्टीज वहां खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए इवन कोई सेंट्रल आइडियोलॉजी वाली पार्टी या फिर लोग जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है वो भी इंडिया के ऊपर आवाज उठाने से पहले 50 बार सोचती है। और यही रीजन है कि इंडिया कॉन्फिडेंटली, चाहे संभल की खुदाई करनी हो चाहे कहीं की भी खुदाई करना हो, खुल के कर रहा है और पूरी दुनिया में कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही, क्योंकि वेस्ट वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेकिन मणिपुर के अंदर जरा सा मामला, भले ही वो ड्रग्स वाला मामला था, वेस्ट ने क्रिटिसाइज किया, ओ माय गॉड क्रिश्चियंस आर इन थ्रेट, क्रिश्चियंस आर इन थ्रेट। अब सर मुझे तीसरी स्टेप क्या नजर आ रही है? बीजेपी ने या भारत सरकार ने बड़ी अच्छी सी स्ट्रेटेजी अपनाई है। तीसरी क्या है? अगले 10 साल जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, लेकिन 10-15 साल बाद
2040 तक आते आते बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ऐसे होंगे जहां पर मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम पॉपुलेशन, इवन मुस्लिम गवर्नमेंट बन चुकी होगी, और वो कहीं ना कहीं एंटी क्रिश्चियन नजर आएंगे। अब एंटी क्रिश्चियन अगर नजर आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम तक यहां पर जो मुस्लिम इस्लामिस्ट जो फोर्सेस हैं वो अगर कमजोर पड़ चुकी होंगी अगले 15-20 साल में, तो उसके बाद जब एंटी क्रिश्चियन एक मूवमेंट टाइप का स्टार्ट किया जाए घर वापसी टाइप में, क्योंकि सर मैंने एक चीज देखी है, जब कोई पावर हार रही होती है तो उसको छोड़ के भागने वाले तेज हो जाते हैं। जैसे संभल में हमने देखा कि संभल में जिस तरीके से री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू डिवोशन प्लेसेस या पिलग्रिम्स जो थे या हिंदू रिलीजियस प्लेसेस जो थे वो इस्टेब्लिश होने लगे, तो यूपी में ये गांव निकल के आया जो मुस्लिम्स हैं और अपने नाम के आगे दूबे चौबे और छब्बे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार हम तो हिंदू थे, हमारे बाप दादाओं ने कैसे इस्लाम में कन्वर्ट हुए होंगे हम जानते हैं, इसलिए हम अब रिकन्वर्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम दूबे तो लगा ही सकते हैं। और ये एक ट्रेंड चला है और यूपी के अंदर अब दिखाई देने लगा है ये ट्रेंड, जो कह रहे हैं कि हाँ अभी 150 फैमिलीज यूपी के अंदर ऐसी कहीं बताई गई हैं जो कन्वर्ट हो गई हैं कि यार हम तो कन्वर्ट हो गए, हमें प्रेशर झेलना है लेकिन हम झेल लेंगे, लेकिन कन्वर्ट हो गए हम। अब ये चीज अब मुझे नजर आ रही है कि अगले 20 साल में ये वाली पॉलिटिक्स चलेगी, उसके बाद जो होगा वो कन्वर्जन के ऊपर, जो पास्टर कन्वर्जन है इनके ऊपर। वरना वो जो पास्टर बलजिंदर क्या नाम है उसका पंजाब के अंदर, सर जिस तरीके से वो ओपन कन्वर्जन करवा रहा है कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो जो घातक चुप्पी है ना सर, मुझे नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो वेस्ट को देखते हुए है कि अगर उसके ऊपर जरा सा हाथ डाल दिया तो पूरा वेस्ट हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और पूरा प्लानिंग चौपट हो जाएगी। तो पहले उसको फोकस करो जिसके अगेंस्ट वेस्ट लड़ रहा है। अब जब जिसके अगेंस्ट वेस्ट लड़ रहा है उसको अगर निपटा देंगे तो वेस्ट खुद कमजोर हो रहा है, अंदर से खोखला हो चुका है। जब वो खोखला हो चुका है तो लास्ट वाले को हम अपने आप निपटा देंगे। मुझे ये 20 साल की अगली पॉलिसी नजर आ रही है। आप मुझे उसमें डांट सकते हैं लेकिन मैं हाइपोथेटिकल है ये सारा, लेकिन है तो सही, मुझे तो दिख रहा है सर। जी बहुत से इश्यूज आपने उठाया। अब देखिए, पहला मैं सहमत हूं कि एक प्रोसेस चलती है इसका। पहला आप ऐसे लिटरेचर खड़ा करो जहां आई मीन पहले ये आपकी लैंग्वेज के ऊपर वार किया। आपकी नौकरी जो है अंग्रेजी पढ़ाई से ही आपको नौकरी मिलेगा, ये पहला 1835। जो उसके बाद क्या हुआ, हर चीज आप अंग्रेजी नजरिया से देखना शुरू किया है। तो वो क्या किया नेक्स्ट स्टेप, आपकी पूरे इतिहास, आपके पुराण ग्रंथ, वेद, उनके भाषण, जो भी भाष्य, सब कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। और अंग्रेजी में ऐसा ट्रांसलेट किया कि उनकी सोच जो है वहां उसमें रिफ्लेक्ट हो। जब वो किया है, ऑटोमेटिकली हमारी सभ्यता, हमारी ग्रंथों को हम उनके वेस्टर्न नजरिया, उनके सोच से हम देखना शुरू किया है। अब देखिए, बड़े बड़े यहाँ की सन्यासी लोग जो मतलब साधु संत है आज भी, जो अंग्रेजी अच्छे बोलते हैं, वो अभी भी लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा बोलते हैं। ये लॉर्ड उनके लॉर्ड्स होते हैं, हमारे लॉर्ड नहीं है। देवो जीव सनातन, देवता और हमारी जीव दोनों सनातन है, दोनों एक ही है, सब ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मा है। तो जब ये मानने वाले लॉर्ड कैसे हो सकते हैं हमारे ऊपर? कोई लॉर्ड करने वाला तो है नहीं है। भगवान भी है, हम भी भगवान है। सो ऐसे बहुत से चीज जो है कॉलोनाइज हो गया हमारी इसमें भी। और दूसरा, आपने सही कहा है, ये इज्म हमारे ऊपर ठोक दिया। ब्राह्मणिज्म हो, हिंदुइज्म हो, भाई हिंदुइज्म हो सकता है, क्रिश्चियनिज्म क्यों नहीं हो सकता है? इस्लामिज्म क्यों नहीं हो सकता है? तो अपने आप को क्रिश्चियनिटी बोला है और इस्लाम बोला है, पर हिंदुइज्म बोला है, मतलब कोई डेंगू मलेरिया जैसा बना दिया इसको। तो ये उनका प्रोजेक्ट रही है। तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि वो प्रोजेक्ट में स्टेप्स होते हैं। धीरे धीरे से आपको अपने ही सभ्यता में प्रश्न पैदा करना, वो पहला स्टेप है। दूसरा, आपको ये विश्वास दिलाना है कि आपके पूर्वजों ने बहुत गलती की है, तो आपका जो नैरेटिव है वो गलत है। ये आप कैस्ट बेस्ड हो, आप नीच जातियों को आप ठीक से आप सम्मान नहीं देते हो, या जो भी है ब्राह्मणिज्म, ये सब ढांचे जो खड़ा किया है आपके थियोलॉजी के ऊपर, वो खड़ा किया है। और उसको मानने वाले जो इंग्लिश भाषा में पढ़ने वाले, उनको मानना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे से आपका पतन होना शुरू हो गया। तो आपको आपकी सभ्यता से काट दिया। तो वेस्टर्निज्म इज मॉडर्निज्म, ये सब शुरू हो गया। तो जब ये हो गया, आप आपके
जड़ों से आप टूट गया, ऑटोमेटिकली यू कैन बी रीट्रांसप्लांटेड कहीं और। मान लो कि आप कोई पेड़ काट दिया, वो उसको लेके कहीं और गमले में डाल दिया, तो फिर दोबारा वो वहां पैदा हो जाएगी ना। तो वहां क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया, और हमारी हिंदू संप्रदायों में भी क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया। अब जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो समझते हैं कि हम क्रिश्चियन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है बोलने वाले भी, वो अब्राहमिक हो गया। कैसे? आप मंदिर में जाते हो, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हो, किस लिए जाते हो? कॉन्ट्रैक्ट बना है आपका, आप हुंडी में इतना डालना है, या मैं पूजा करना है, अभिषेक करना है। किस लिए करना है? मेरी प्रमोशन होनी है, मेरी ट्रांसफर होनी है, मेरी बेटी का शादी होना है, मेरा तबीयत ठीक होना है, जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। ये अब्राहमिक रिलीजन पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल है। आपकी कमाई में 10% आप चर्च को देंगे, तो चर्च ठेका लेगा कि आपके बच्चों का बाप्तिज्म लेके, आपके घर गृह प्रवेश का ब्लेसिंग से लेके, शादियों से लेके, अब मर जाने के बाद दफनाने में जो प्रक्रिया होगी उससे लेके, और वहां जन्नत में जीसस क्राइस्ट फिर दोबारा आने के बाद जब ऑल सोल्स डे होगा, आप आपके खबर से अब उठ के वहां जन्नत जाएंगे, तो वहां आपको सो कॉल्ड हेवन में लेके जाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपके चर्च। तो आपकी बच्चा पैदा करने से वहां तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, 10% आप उनको देंगे। तो वही सिस्टम इधर भी चल एक बात बताओ, मैं आपसे फिर है ना, मेरा ये मतलब ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, मेरे को आपके इससे उसके ऊपर सेपरेट वीडियो करनी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, मेरा दिमाग हिला दिया आपने। वैसे मैं कौन सा सही दिमाग है, मेरी मम्मी कहती है कि मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा फ्रैक्चर है, वो है तो मैं क्या करूं। लेकिन अब एक सवाल बताओ सर, हमारे 16 संस्कार होते हैं। बच्चा जब गर्भ में, मां के गर्भ में आता है, तब से मैं बहुत कम ज्ञान जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं जितना मैंने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, जो कि लेफ्टिस्टों ने लिखी है। लेकिन मुझे आज तक मेरे संस्कारों में और मेरी हिस्ट्री बुक्स में इतना कॉन्ट्राडिक्शन मिला कि मेरे को आधी चीजें पल्ले नहीं पड़ी। लेकिन आप लोगों से बात करके जब मुझे लगता है ना कि हाँ मैं सही था, मेरी किताबें गलत थी। पहली बात, मेरे 16 संस्कार जो हैं मां के गर्भ से, हालांकि हमें मजबूरी में, अब क्योंकि हिस्ट्री टीचर है, मैं जब पढ़ा रहा था तो वही कम्युनिस्टों वाला पढ़ा रहा था, आधा आधा अधूरे उसके अंदर ज्ञान से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ना, जो रोमिला थापर ने लिख दिया वही ठीक है, जो डीएन झा ने लिख दिया वही ठीक है, और इरफान हबीब जो है उसको कुछ तो कॉन्ट्राडिक्टरी करते थे कि यार जजिया कैसे गलत हो सकता है, लेकिन हमें बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं पता थे। लेकिन मैं सवाल छोड़ के जाऊंगा, और अगला सवाल मैं मतलब अगले वीडियो के लिए आपसे टाइम मांगूंगा। लेकिन सवाल क्या है सर, जब मेरे 16 संस्कार गलत हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक कैसे? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो मेरे 16 संस्कार गलत कैसे? बल्कि हम तो एक सेलिब्रेट करते हैं तो दुख मनाते हैं। मैं इस चीज को समझने की कोशिश करूंगा कि खेल क्या हुआ है, कि अगर मेरे 16 संस्कार छोटे से बड़े तक किसी मंदिर में नहीं देने, हमने हमें कहा गया ये 16 संस्कार इतने अच्छे से बनाओ अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कि आप सोसाइटी को दान दो। हमने भगवान को दान देने के लिए नहीं कहा, हमने मंदिरों को दान देने के लिए नहीं कहा, समाज को दान दो। उसमें कूड़ा उठाने वाले से लेकर, लकड़ी वाले से लेकर, लोहे वाले से लेकर, कपड़े वाले से लेकर, मिट्टी वाले से लेकर, जो भी होता है सबके लिए कुछ ना कुछ है। अच्छा, और इसमें जहां तक मैं अपने घर में संस्कारों की बात करता हूं, पंडित की दक्षिणा सबसे आखिरी में आती है, सबसे आखिरी में आती है, सबसे पहले नहीं आती। सबसे लास्ट में पंडित को दक्षिणा देके विदा करने के बाद वो पूरा संस्कार माना जाता है, यानी सबसे लास्ट में। हमारा गलत है और इनका ठीक है। मैं इसमें जवाब नहीं चाहता, मैं एक सेपरेट सेशन करना चाहूंगा, छोड़ के जाऊंगा इस चीज को, लेकिन हम करेंगे सर। मेरे को ये कंफ्यूजन दूर करनी है, ठीक है? क्योंकि ये सवाल, मेरे सवालों से मेरे टीचर्स को प्रॉब्लम होती थी, मेरे सवालों से मेरे को खुद को प्रॉब्लम होती है, मेरे घर वालों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो संतुष्ट होगा ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हूं। अब यही समस्या है कि मेरे अगर 16 संस्कार गलत हैं तो भैया तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक कैसे? और अगर तुम्हारा ठीक तो मेरा गलत कैसे? और अगर एक गलत एक ठीक तो भैया तुम दोगले हो, मैं नहीं। मैं पागल नहीं हूं, तुम दोगले हो, तुम पागल बना रहे हो कहीं पे, और वो पागल कहां बना रहे हो और वो क्यों बना रहे हो, मुझे वो ढूंढना है, ताकि फायदा किसका है वो पता लगे। मैं गलत तो नहीं कर रहा सर? सवाल हाँ, वो तो है। देखिए, उनका प्रोजेक्ट ही यही था
कि आपके मूलों से, आपकी जड़ों से आपको उखाड़ना है। जब उखाड़ देंगे तो उस वैक्यूम को कैसे फिलअप करना है, वो उनके जो सोच है, उनके जो थियोलॉजी है, उसको आपके दिमाग में बिठाना है। यही उनका काम है, प्रोजेक्ट वही है। तो हर चीज में वो बाइनरी निकाल के आते हैं। तो आपकी, जैसे भारत में हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज होते हैं, हर आदमी का मल्टीपल आइडेंटिटीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आइडेंटिटी दूसरा आइडेंटिटी से क्लैश करे। आप मान लीजिए कि आप हरियाणा से है, तो आप, वो एक आइडेंटिटी है। आप ब्राह्मण हो सकते हैं, वो एक आइडेंटिटी है। तीसरा, आप भारतीय हो सकते हैं, वो एक आइडेंटिटी है। मतलब यू हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी। आप ब्राह्मण हो गया, इसका मतलब नहीं है कि आप दलितों के खिलाफ हो। आप हरियाणवी है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप दक्षिण भारत के खिलाफ हो। मतलब हर चीज में वो लोग बाइनरी बिठाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में वही है, इधर यू आर अ क्रिश्चियन और यू आर अ हीदन, इधर यू आर अ मुस्लिम और अ काफिर। हर चीज में वो बाइनरी देखते हैं। हमारी ऐसी नहीं है। हमारी जो मतलब इतने सोच है हमारी, भगवान है, भगवान नहीं है। भगवान एक सगुण रूप में पूजा करना है या निर्गुण रूप में पूजा करना है। भगवान और हम एक है, वो अद्वैत सिद्धांत है। नहीं, भगवान और हम दो अलग है, वो एक द्वैत सिद्धांत है। भगवान और हम अलग है, मगर दोनों मतलब ये हम भगवान बन सकते हैं, विशिष्टाद्वैत मतलब ऐसे। और एक ऐसा भी है कि अणु सिद्धांत कण्व महामुनि का, मतलब हर चीज, पूरे ब्रह्मांड जो है एटम से बनी है, वो उनका सोच है। चारवाक, अभी कौन देखा है आने वाली जिंदगी, अभी मौज मस्ती करो, उनको भी हमने महर्षि बोला है। तो हर चीज, हमारी जो वाइड कैनवास है, डेमोक्रेटिक सोच हमारी जो है, वहां नहीं मिलेगा आपको। हर चीज को बाइनरी में देखते हैं। इसीलिए आपकी जो 16 संस्कार है, उसको भी उसी बाइनरी में देखते हैं। उनका क्या है, एक ढांचा खड़ा कर दिया, कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, चर्च नाम का एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, वो अपना फायदा देखती है। अब कोई भी क्रिश्चियन शादी में जाओ, शादी में क्या होता है कि कुछ कहते हैं हम दोनों को देखभाल करेंगे, हम दोनों से प्यार करेंगे, ये सब हाँ, वो कुछ इतना ही बोलते लगाव है। हैं। हाँ जी। वो इतना ही बोलते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारी बच्चे जो पैदा होते हैं, वो इसी चर्च में हम उसको दाखिल करते हैं, इसी चर्च की जो कहना है उसको मानते हैं। मतलब कैथोलिक चर्च हो तो हम प्रोटेस्टेंट चर्च में उनको जाने नहीं देंगे, और एंग्लिकन चर्च हो तो बाकी कैथोलिक चर्च में भी उनको जाने नहीं देंगे। तो हमारी जो स्वर्ग की जो रास्ता है, इसी चर्च के थ्रू से आता है। वो हम प्रॉमिस करते हैं, अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है आपको। तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन अपने संस्था को बचाने में, शादी में भी उसी को घुसाते हैं। तो ये चीज है। तो हमारी ऐसा नहीं है ना, हर चीज में सर, इस पे आपका अगर क्या है। ऐसे है ना सेशन करेंगे, जम के बैठ के आराम से करेंगे सेशन। और मुझे इसमें सेशन करना है। मुझे जब तक समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे काम चलेगा बताइए। आधे अधूरे ज्ञान के साथ तो मामला खराब रहेगा, क्योंकि मेरी उलझने बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। फिर मुझे तो फिर ऐसा लगता है भाई, सीधी सी बात है। वही वाली बात होगी ना, मेरे घर में जो संस्कार हैं, वो मेरे घर के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है और हमारे खून में ऐसा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही घर में चार भगवानों को पूज रहे होते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और यही रीजन है, हमें बाहर भी किसी से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि घर में ही संस्कार है। और ये लोग घर में पढ़ा के भेजते कि तेरे अलावा सब बेवकूफ हैं, तेरे अलावा सब काफिर हैं, या इन्फिडल्स हैं, या पता नहीं क्या क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो सबको दुश्मन मान के ही चलेगा। तो अब हमारे को एक जो लड़ाई समझ में आ रही है, वो ये लड़ाई, और इसीलिए हमारे लड़के जल्दी से लड़ते नहीं है, जब तक कि उनको आर्ग्यूमेंट ना सिखा दिया जाए। अब ये भी तो एक हिंदूज के अंदर एक प्रॉब्लम इसी वजह से भी तो आ रही है ना, क्योंकि हम अपने घर में इतने ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं कि हमें किसी के अंदर कमी नजर नहीं आती। और सामने वाले को घर से पढ़ा के चम्मच भर भर के खिला के भेजा जाता है कि तेरे अलावा दुनिया में हर कोई, तेरे से जो डिफरेंट होगा वो सब बेकार है, तू मार उन सबको। तो वो मारेगा। तो फिर बात तो वहां तक जा रही है। खैर सर, टाइम ज्यादा हो गया, तो इस वजह से हम थोड़ा सा अपने समय को बाउंड करेंगे। लेकिन सर, आपसे बात करने बहुत सारी चीजें। यस सर। बस इतना बोलूंगा मैं कि वो आ, उनको अपने थियोलॉजी में, अपने धर्म नहीं बोल सकता है, अपने रिलीजन या कल्ट, मैं उसको कल्ट बोलूंगा। कल। उस कल्ट में उसके उनके किताब हो, उनके जो
जो लोग वो लोग मानते हैं, उनका जो सोच है अपने बच्चों को वो देते हैं। तो दे हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी, अपना थियोलॉजी के अंदर उसमें क्लैरिटी है। हमारी प्रॉब्लम है हम अपनी जड़ों से कट गया, तो हम जो भी फॉलो भी करते हैं वो कभी प्रश्न नहीं करते हैं। हमारी पूर्वजों ने किया है, हम भी करेंगे। क्यों कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। तुलसी पौधा क्यों लगाना है, हाथ ऐसे ही क्यों करना है, ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, पूछते नहीं है। ऐसा बोला गया, हम करते हैं, मैं तो मैं वो भी मैं करते इसमें हैं। थोड़ा सा जोड़ूंगा सर। गधे तो हमसे बड़े वो वाले हैं जो मतलब बहुत ही बड़े वाले हैं इस मामले में। मैं चाहूंगा क्योंकि उनको तो सर डंडा मार के समझा दिया जाता है और रटवा दिया जाता है। हम कम से कम सवाल नहीं पूछते, फॉलो कर लेते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा सर। एक चीज है ना, मेरी क्लास में बहस हो रही, बातचीत हो रही थी, बहस तो खैर क्या हो रही थी। तो मेरे को एक कंक्लूजन पे, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा और वो कंक्लूजन ये था कि अल्टीमेटली हम लोगों को मजबूरी में हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ रहा है। हम मजबूरी नहीं, हम अपने ट्रेडिशंस को खुशी से फॉलो कर रहे हैं। अब पता लग रही है, लेकिन फिर भी हमने हनुमान चालीसा रटते रहे, जिसमें जुग सहस्त्र योजन पर भानु वाला वो था। हमें नहीं पता था, किसी ने ढूंढ के बता दिया, किसी पढ़े लिखे ने या समझदार ने, लेकिन फिर भी हमने रटा। उसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये भी है सर, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरीज जलाई गई, हमारे जो सोर्स ऑफ नॉलेज जलाए गए, जो हमारे को, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इस ट्रेडिशन के पीछे के साइंटिफिक रीजंस को बता रहे थे, जिन्हें खत्म कर दिया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में खत्म किया गया। और यहां तक कि ब्रिटिशर्स ने तो उसको बिल्कुल ही खत्म करके जड़ें खोद के रख दी। यहां तक कि महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की जड़ें खोद के तुमने उसे खुला छोड़ दिया ताकि वो मरे, उसका कोई इलाज नहीं किया। तो इस वजह से भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने हमारे यहाँ बच्चों को वो चांदी के चांद घुंघरी, मतलब छोटे छोटे खिलौने से पहना देते हैं। और कभी वो कड़े का होता है, कभी कुछ होता है, वो चांदी के। मेरे एक दोस्त से बातचीत हो रही थी, वो कहता है कि यार चांदी के अंदर, उसने एक नाम बताया कि चांदी जो है हमारी बॉडी, सिल्वर हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये प्रॉफिट्स देती है। इसीलिए चांदी के बर्तनों में खाना, चांदी के ग्लास में पानी पीना, बच्चों को चांदी वाली वो मटेरियल्स दे देना, एक पर्टिकुलर एज तक वो इतना ज्यादा मजबूत बना देती है कि उसे पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया गया हमारा। अब जैसे वो गोल्ड के बारे में बताते हैं कि गोल्ड जो है वो बहुत अच्छी चीज, वो मतलब वो सर एक्चुअली है तो वो IITN, उसके बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो विज्ञान शास्त्र के डायमेंशन से पढ़ाता है। अब यूपीएससी में विज्ञान शास्त्र जाके बता रहा होता है, तो अपने आप में थोड़ा अलग है। लास्ट में आपसे चाहूंगा, आपका ज्यादा टाइम ले लिया मैंने भी। अब वो कहता है कि यार कभी नोटिस करना कि गोल्ड को कभी कमर से नीचे नहीं पहनते। बिल्कुल सही बात है, नहीं पहनते। गोल्ड को कभी भी कमर से नीचे नहीं पहनते। तो मैंने पूछा भाई ऐसे कैसे, हाँ बता भाई। तो कहता है यार, और चांदी हमें कमर के नीचे भी पहनोगे ऊपर भी पहनोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई कि गोल्ड जो है वो असलियत में, आप मुकुट भी गोल्ड का पहन सकते हैं, वो चांदी का जल्दी से नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड जो है वो कुछ साइंस का प्रोसेस बताया कि वो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसलिए वो ऊपर खींच रहा है। और आपके ब्लड और सब चीजों को, तो वो ऊपर ही रहेगा तो आपकी बॉडी के फीचर्स ठीक रहेंगे। लेकिन जैसे ही अगर गोल्ड नीचे होगा तो सब कुछ नीचे जाएगा, तो आपकी बॉडी में वो डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और मैं कभी पूरा सेशन उसके साथ बैठ के इस चीज में करना चाहता हूँ। वो बस थोड़ा उसे यूट्यूब फोबिया है कि मैं यूट्यूब पे नहीं आऊंगा, डर लगता है उसे। लेकिन इतना पक्का है कि वो आएगा तो बहुत सारी चीजें बता के जाएगा, और वो साइंटिफिकली बता रहा होता है बाकायदा बुक्स के साथ। और बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स की बुक साथ में बताता है कि देखो इस ऑथर ने ये लिखा, ये ऑथर तो अब लिख रहा है, और हमारे खानदान वालों ने या हमारे जो पुरखे थे उन्होंने वो चीज पहले लिख के बता रखी कि ये देख लो। तो खैर सर, मैं इस चीज में कभी और कोशिश करूंगा उसे लेके आऊं। मैं बस मैं एक ही इसमें बोलता हूं कि आप जो साइंटिफिक कह रहे हो, जो वेस्ट जानता है, उसी साइंटिफिक की लेंस से आप हमारी संप्रदाय को, हमारी परंपरा को आप देख रहे हो। चांदी या सोना कहाँ पहनना है, वो उनके साइंस के आधार पर हम जज कर रहे हैं। सुनिए, मेरी मेरी बात सुनिए। तो क्या हो गया ना, तो उनका जो रिसर्च, जो फिजिकल रिसर्च होती है, हर एक मेटल का क्या स्वभाव होता है, उसके आधार पर वो जो उसके समझ है, उस समझ के आधार पर आप यहाँ की जजमेंट कर रहे हो। आप तब तक भारत के बारे में आपको समझ नहीं आएगा, तब तक जब जब तक आपने
यहाँ की जो प्राण शक्ति के बारे में आप समझते नहीं हो। हर चीज के पीछे प्राण शक्ति होती है। अब आपके घर के आंगन में आप तुलसी लगाते हो, इससे अच्छा खुशबू देने वाले बहुत से और पौधे लगा सकते हो, तुलसी ही क्यों लगाना है? तो हर चीज में आप बस साइंटिफिक ये नहीं देखना चाहिए। आप आपके घर के सामने रंगोली डालते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कीड़ों मकोड़ों को खाना खिलाना है। खाना खिलाना हो तो एक पूरा राशि डाल दो ना उधर, वो नहीं है। वो एक यंत्र है। जो स्पिरिट्स, जो नेगेटिव स्पिरिट्स होंगे वो आपके घर में ना आए, उसको रोकने के लिए करते हो। जब तक आप ये स्पिरिचुअल एंगल समझते नहीं हो, बाकी सब चीज हमारी जो पद्धतियां हैं उनको वेस्टर्न साइंटिफिक बेसिस पे आप इनके एनालाइज करते हैं, वो एक सीमित रहेगा, एक स्तर पर ही रहेगा। उससे आगे आपको समझना हो तो हमारी पूर्वजों का जो स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके आधार पर आपको सोचना पड़ेगा। पत्थर क्या है, पत्थर में आप ये सब क्यों करते हो, उसमें धारणा कैसे आती है, उसमें आप यंत्र कैसे लगाते हो, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल एंगल है। फिजिकल एंगल ही देख रहे हो, पत्थर काला होगा, फिर इसमें मेटल कॉपर होगा, तो यही देख रहे हो। यू आर अगेन लुकिंग एट फिजिकल मैटर। फिजिकल मैटर के पीछे का जो स्पिरिचुअलिटी है, वो हमारी पूर्वजों ने उसको दर्शन किया है, उसके दर्शन के आधार पर इसको खड़ा किया है। तो दोनों चाहिए। वेस्टर्न सोच हम नकार नहीं रहे, उनके आधार पर जो हमें समाधान मिलता है ठीक है। जहां समाधान नहीं मिलता है, उसके पीछे जो प्राण शक्ति की सोच है, स्पिरिचुअलिज्म की सोच है, वो उनका समाधान है। इसीलिए वी आर नॉट आंसरेबल टू द वेस्ट। वेस्ट को हम इसको बताने का जरूरत नहीं है। हमारी पूर्वजों ने जो किया है, नॉट जस्ट फिजिकल, मेटाफिजिकल और उससे आगे स्पिरिचुअल लेवल पे ये सोच के ये सब जो खड़ा किया वो किया है। तो भारत को समझना हो तो भारतीय दृष्टि से देखना पड़ेगा, वेस्टर्न साइंस के दृष्टि से नहीं देखना है। ये मेरा सोच है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको आप ही की बात के ऊपर आ रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो कंसेप्ट्स उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी ठीक बैठ रहे हैं, हम कम से कम उतनों को तो मान लें। मैं इतना भी कह रहा हूं, अगर आप उसी को मान रहे हो तो उनके प्रिंसिपल्स पे जो उसको ही मान लो यार। सर खैर, हमारा टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुंचे, और इसीलिए मैं आपके साथ बात करते हुए जो है ना, मतलब कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो कहीं का कहीं निकल जाते हैं। इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो डिस्कशंस होते हैं पेरिफेरल होते हैं, करंट इश्यूज पकड़ते हैं और उसी में हम चक्कर काट लेते हैं, गहराई में कभी जाने का कोशिश ही नहीं करते हैं। वी शुड गो, हम इन चीजों को समझने चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन हर भारतीय में है। हम सब वही मैकाले सिस्टम से पैदा हुए हैं ना, तो हमारी सोच, हम एक्चुअली जो है, एक चीज आपके दिमाग में बैठ गई है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। टू लर्न इज वेरी इजी, टू अनलर्न इज वेरी डिफिकल्ट। वो अनलर्न करने के बाद ही आप सच्चाई उसमें डाल सकते हो, तो बहुत कठिन है, वो इतना आसान नहीं है। आपकी जो दिमाग में ऑलरेडी बैठ गई है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब बहुत से चीज ऐसे हैं हमारी, उसके खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो आपको ही जो नया टर्म का देवदत्त पटनायक आपको घोषित कर देंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। हमारी जो एक्सट्रीम सोच रखने वाले, दे विल नॉट लाइक एनी अलग सोच, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारी जो परंपरा रही है, यू ऑलवेज इंप्रूव्ड अपॉन व्हाट योर पीपल हैव सेड, उससे आगे हमने करके गया। ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है, कुरान या बाइबल जो भगवान आसमान से नीचे आया है वो फाइनल है, उससे कोई चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोई नया गुरु आया तो उसको नया नजरिया से, नया दृष्टिकोण से वो देखता है। तो वी आर ऑलवेज प्रवाह है, विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इसीलिए द पॉइंट इज वी these kind of discussions are needed because we are all part of the same ecosystem। पूरे वो मैकाले सिस्टम से आए हैं, वो हमारे दिमाग से निकालना बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे 2.5 साल लगा इंडिया लफ्ज मेरे दिमाग से निकालने के लिए। अभी मेरे डिस्कशंस में, डिबेट्स में मैं मैक्सिमम 99.9% भारत इस्तेमाल करता हूँ। कोशिश करके देखिए, नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली इंडिया लफ्ज आ जाएगा। तो एक बार बैठ गया, निकालना बहुत मुश्किल है। तो मुझे 2.5 साल लगा, पता नहीं कोई इसे भी जल्दी कर सकते हैं या पता नहीं, बट मेरा अनुभव मैं कह रहा हूँ। सर अभी हम कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रोकेंगे। आगे टू बी कंटिन्यूड के पॉइंटर के साथ।
कि हम इसमें और ज्यादा डिस्कशंस लगातार करते रहेंगे। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आएंगे, डिस्कस करेंगे। सर आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर के आर्टिकल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आप उन्हें विजिट करते रहें। कोशिश करेंगे सभी के नीचे हम लिंक डाल दें। और मेरे चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो टाइम दिया सर। नमस्ते हरि जी, नमस्ते।